बच्चों, हम सब आज फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र जो कि आपका सैद्धांतिक पेपर होगा, उसके अंतर्गत आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन, लेखन एवं गणितीय क्षमता का फोर्थ सेमेस्टर के पहले प्रश्न पत्र के रूप में इसका अध्ययन करेंगे। आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन, लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास। प्रारंभ में यानी कि प्रारंभ में बच्चों के अंदर किस प्रकार से भाषा के पढ़ने और लिखने की क्षमता का एवं गणित की क्षमता का विकास होता है। इसके अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे वर्ण, शब्द एवं वाक्य। वर्ण, शब्द एवं वाक्य, ये नाम तो आप लोग शुरू से ही सुनते आ रहे हैं। वर्ण क्या है, शब्द क्या है, वाक्य क्या है, थोड़ी सी जानकारी भी आप लोगों को होगी इसके बारे में, लेकिन इसके बारे में अब आप लोगों को विधिवत पढ़ना है। वर्ण, सबसे पहले प्रश्न आता है वर्ण क्या है। वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं? तो ऐसे वर्ण को जानने से पहले वर्ण बना कहां से हमें ये जानना पड़ेगा। भाषा की सबसे छोटी जो मौखिक इकाई है उसे हम ध्वनि कहते हैं, और ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण है। कहने का तात्पर्य है जो हम बोलते हैं उसी को अगर उस भाषा की लिपि में अंकित कर देंगे वही वर्ण हो जाएगा। या फिर कह सकते हैं कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण है। लेकिन अगर मौखिक इकाई की बात कर दी जाए जो केवल मुख से बोली जा सकती हो तो वो ध्वनि हो सकती है, वर्ण नहीं हो सकता है। अब वर्ण के विषय में वर्ण से ही बनता है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहेंगे? साधारण रूप में वर्ण और माला दो शब्द है उसमें। वर्ण का अर्थ तो वर्ण ही है, लेकिन माला का अर्थ होता है एक समूह। तो साधारण रूप में हम समझ सकते हैं कि जहां पर वर्णों का समूह होगा उसे ही वर्णमाला कहेंगे। लेकिन वर्णों का समूह कैसा होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। किसी भी भाषा के वर्णों का सार्थक समूह ही उस भाषा का वर्णमाला कहा जा सकता है। इसके बाद अब वर्णमाला में जब हम लोग आरंभिक स्तर पर भाषा के रूप में पढ़ रहे हैं हिंदी, तो हिंदी भाषा की वर्णमाला का अध्ययन करेंगे। हिंदी भाषा की वर्णमाला में क्या क्या अध्ययन करना है? वर्णमाला के अंतर्गत हिंदी भाषा में वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। अब सबसे पहले हम लोग स्वर के विषय में अध्ययन करेंगे। स्वर किसे कहते हैं? स्वर जो स्वतः उच्चारित होते हैं, जिनके उच्चारण में किसी की जरूरत नहीं पड़ती, उसे स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है। हिंदी भाषा में 11 स्वर माने गए हैं। अब इन 11 स्वरों का भी विभाजन कर दिया गया है। इसमें 4 को मूल स्वर कहा गया है। आ, ई, उ और री। इन 4 स्वरों को मूल स्वर कहा गया है। इन्हीं 4 मूल स्वरों से ही पूरे स्वरों की रचना हुई है।
और इसके बाद दो और माने गए हैं अयोगवाह के रूप में। वो ना तो स्वर में गिने जाते हैं, ना ही व्यंजन में गिने जाते हैं, वो अनुस्वार और विसर्ग। इसके बाद अब 11 ये स्वर हो गए और मूल स्वर। इसके बाद दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में आपका बड़ा आ हो जाएगा, बड़ी ई, बड़ा ऊ। री का भी दीर्घ रूप आता है, आए, ए, आए, ओ और औ। लेकिन री का जो दीर्घ रूप है इसका प्रयोग हिंदी भाषा में नहीं होता है। हिंदी में इसका प्रयोग नहीं हो रहा है, इसका प्रयोग केवल संस्कृत भाषा में होता है। इसके बाद अब बात आती है व्यंजन की। अब बात आती है व्यंजन की। वह वर्ण जो बिना दूसरों की सहायता के उच्चारित नहीं हो सकते, अर्थात जिनके उच्चारण में किसी न किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है, उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन को 4 भागों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। और इसके बाद जो चौथा दिया जाता है वो दिया जाता है नाम संयुक्त व्यंजन का। लेकिन अगर बात आती है कि व्यंजन कितने प्रकार के हैं, तो व्यंजन 3 ही प्रकार के गिने जाते हैं। लेकिन अगर इस प्रकार से समझना है तो एक चौथा भी प्रकार यहाँ आता है जो संयुक्त व्यंजन के नाम से जाना जाता है। अब स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत वह वर्ण आते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा उच्चारण के स्थान को हल्का सा कहीं ना कहीं स्पर्श करती है। इसके अंतर्गत का से मां तक के, का से मां तक के पूरे वर्ण आते हैं। उसके बाद अंतःस्थ वर्ण में या, वा, रा और ला, ये 4 वर्ण आते हैं। ऊष्म वर्ण में सा, 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 सा और हा, ये 4 आते हैं। सा, सा, सा और हा, ये 4 आते हैं उस व्यंजन में। और संयुक्त व्यंजनों में भी 4 व्यंजनों को शामिल किया गया है, छत, त्रिंग, ज्ञा और त्रा। ये 4 व्यंजन जो है ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ये संयुक्त इसलिए कहे गए हैं क्योंकि ये 2 व्यंजनों के मेल से बने हुए हैं। संयुक्त का मतलब ये होता है जब 2 आसमान, आप स्वर में भी दीर्घ पढ़े हैं, लेकिन स्वर में जो दीर्घ होते हैं वो समान से बनते हैं। स्वर में भी संयुक्त स्वर आते हैं जब आसमान, 2 आसमान व्यंजनों के मेल से बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजनों का नाम दिया जाता है। तो ये छत्रिंग, ज्ञा और स्रा, ये 4 संयुक्त व्यंजन है। इस प्रकार वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या मानी गई है 52। अब ये 52 कैसे होती है हम ये आप लोगों को बता देंगे। सबसे पहले तो 11 आपके स्वर हो जाते हैं। आपके 11 स्वर हो जाते हैं, 11 स्वर हो गए। और उसके बाद 2 हो गए अनुस्वार और विसर्ग। और उसके बाद आपके 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन।
इसके बाद आपके 4 होते हैं अंतःस्थ व्यंजन, 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। और इसके बाद 2 होते हैं आपके उच्छिष्ट वर्ण, उच्छिष्ट या द्विगुण वर्ण। ये दोनों वर्ण हैं। ये स्वर आप लोग 11 समझ ही रहे हैं। 2 अनुस्वार और विसर्ग होते हैं जिसे आप अंक और आहा के रूप में जानते हैं। 25 अस्पष्ट व्यंजन का से मातक होते हैं। अंतःस्थ वर्ण जो है या वा रा ला होते हैं और उस व्यंजन सा का सा हा होते हैं। और 2 उच्छिष्ट वर्ण जो है वो ढा और दा होते हैं। इस प्रकार 2 1 2 3 5 8 4 12 4 16 और 2 18 8 2 1 3 और 1 4 ये हो गए 48। और क्या छूट गया है एक ऊष्म व्यंजन और 4 आपके ऊष्म व्यंजन। अब ये आपके हो गए 52। इस प्रकार कुल 52 हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण माने गए हैं, लेकिन कुछ विद्वान अब इसको 52 की जगह 53 मानते हैं। एक नया वर्ण जो है आ, इसको स्वर में शामिल किया गया है और ये आगत वर्ण माना गया है। एक नया स्वर शामिल किया गया है जो 12वां स्वर बनेगा, आगत वर्ण के रूप में स्वीकार किया गया है। इसको जोड़ने के बाद वर्णमाला में वर्णों की संख्या 13 पहुंच गई है।